ओम नमस्ते। हम बात करेंगे यहाँ भारत की। भारत टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम सृष्टि की प्रथम व्यक्त अवस्था पर चर्चा करेंगे। प्रथम व्यक्त अवस्था जब सृष्टि की हुई तो उसमें आधुनिक विज्ञान के क्या पहलू है। आधुनिक विज्ञान कहती है कि सृष्टि की उत्पत्ति का व्यक्त स्वरूप बिग बैंग के द्वारा हुआ, यानी कि चीजें खंडित हुई। जिस पॉइंट में भी स्थिर थी समस्त ब्रह्मांड वो खंडित हुई और वहां से सृष्टि विस्तार होने लगा। इसकी अनुमान की गई एक वैज्ञानिक के द्वारा खगोल की घटनाओं को देखते हुए कि सभी मंदाकिनी गैलेक्सी एक दूसरे से दूर जा रही है। इस आधार पर वैज्ञानिक ने अनुमान लगाया कि शायद इसी तरीके से सृष्टि की शुरुआत हुई होगी, स्फोट हुई होगी और इस तरीके से लगातार सृष्टि की विस्तार लगातार तब से चल रही है। लेकिन क्या यह व्यवहारिक रूप में चीज़ें दिख रही हैं कि लगातार हर चीज़ विस्तार हो रहा है? क्या ऐसी होती हुई चीज़ें दिख रही हैं? आयु हो सकता है कि सृष्टि की आयु लंबी हो तो इसलिए एक समय के बाद वो संकुचित होगा, या जो भी हो सकता है। आइए इसको भारतीय दर्शन के तरीके से समझने का प्रयत्न करते हैं। सांख्य दर्शन कहता है कि सृष्टि का प्रथम तत्व जो है वह महत्त्व है, जो सत्व गुण की प्रधानता से बना है। पिछले वीडियो में हमने सत्वर स्तंभ के विषय में विस्तार से बताया था। हमने बताया था कि सत्व गुण की ज्यामिति इस तरीके से होती है सृष्टि में, ये इस तरीके से काम करता है विस्तार का। रजोगुण का एक दिशा में तीव्र गति वाला और तमोगुण का संकुचन करती है, सृष्टि को जड़त्व लाती है। इस तरीके से समझा था। तो सत्व गुण की प्रधानता से चूंकि महत्त्व का निर्माण होता है तो इसलिए महत्त्व का स्वरूप इस तरीके से बनेगा, यानी वह चीज़ों को विस्तार कर रहा है। अर्थात हम इस गुणों की परिप्रेक्ष्य में भी देखें तो महत्त्व उसी को कहते हैं जो चीज़ों को विस्तार कर रहा है, यानी विस्तार करने की शुरुआत से ही सृष्टि हो रही है। यह सांख्य दर्शन से भी हमें समझ में आता है। महत्त्व को दार्शनिक रूप में बुद्धि तत्व भी कहा जाता है। बुद्धि तत्व का जो गुण बताया गया वह विचार करने वाला और निश्चय करने वाला है। तो किसी चीज़ का विचार आप करिए तो सदैव विस्तार ही होता है। अर्थात कि हम एटम के रूप में महत्त्व बुद्धि तत्व को देखें तो वह विस्तार कर रहा है, और हमारे मनोविज्ञान के हिसाब से देखें, जीव के स्वभाव के अनुसार देखें तो वह सदैव विचार कर रहा है। तो हर जीव विचार क्यों कर रहा है, किस चीज़ के लिए विचार कर रहा है? तो हर जीव विचार कर रहा है अपने जीवन यापन के लिए, अपनी वंश को बढ़ाने के लिए। यह दो प्रकार का विचार हर जीव में होता है। और विचार जो बुद्धि की प्रक्रिया है, सोचने की, विचारने की, आप देखेंगे वो 5 आयामों में होती है, यानी 5 चीज़ों का आप विचार करते हैं। या तो शब्द का कर रहे हैं, या रूप का, या रस का, या स्पर्श का, या गंध का। इसी 5 प्रकार के विचार होते हैं। इसीलिए सृष्टि मूल रूप में 5 डायमेंशन में काम करती है, क्योंकि बुद्धि 5 तरीकों में, 5 आयाम में अपनी विचारों को, ऊर्जा को प्रवाहित कर रही है। इसी तरीके से सृष्टि के रूप में, विस्तार के रूप में देखें तो वहाँ 5 डायमेंशन के रूप में समझ सकते हैं। बुद्धि विचार के रूप में इन 5 तन मात्राओं के रूप में कहते हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। और वास्तव में कोई भी चीज़ खंडित होती है, जब टूटती है तो विस्तार होती है, और टूटती है तो वहाँ एक और चीज़ होता है कि वहाँ उसका व्यक्त स्वरूप आता है। जैसे प्रकृति में हम देख लें, प्रकृति में कोई बीज अव्यक्त रूप में है हमारे लिए, क्योंकि उसका कैसा पत्ता है, कैसा फूल है, कैसा फल है, वह हमें नहीं पता। लेकिन यह जब घटित होगी, व्यक्त रूप में आएगी, तो जो पहली अवस्था है वह बीज टूटती है 2 भागों में, और फिर बीज से एक अंकुरित आयाम निकलता है। इस अंकुरित की आकृति की यदि ज्यामिति की बात करें तो भारतीय गणितीय शैली की 9 अंक की संरचना से मिलती है। मैं एक दिन गणितीय अंकों की संरचना पर सृष्टि और सांख्य और जीवन से क्या संबंध है उस पर चर्चा करूंगा। अभी के लिए बस यह समझ लीजिए, यानी विचारों की जो तरंग है उसकी ज्यामिति भी ऐसी होती है, और सृष्टि की जो विस्तार होने की प्रक्रिया है वह इसी पॉइंट से एक अटैच है और फिर एक विस्तार कर रही है। जैसे बीज का अंकुरण है, वो कुछ से बाहर नहीं चला जा रहा है, वो बीज में सदैव अटैच है, फिर भी अपना बाहर से अटैच कर रहा है, विस्तार कर रहा है। अर्थात सृष्टि एक जगह सिकुड़ के खंडित होकर विस्तार नहीं हो रही है। इससे समझ सकते हैं कि कई अणु आसपास थे महत्व के, बुद्धि केवल एक नहीं, कई है बुद्धि, वह एक दूसरे से अटैच हो जाती हैं। जैसे हमारे में बुद्धि है, उसमें लाखों अरबों न्यूरॉन्स हैं, और वो न्यूरॉन्स एक दूसरे से संपर्क करती है एक जालीदार रेशे की तरह। उसके द्वारा कनेक्टिविटी होती है न्यूरॉन्स की, तो विचारों का आदान प्रदान और हमारी हर प्रकार की जो क्रियाकल्प हो रही है वो उसी के द्वारा होती है। तो इसी तरीके से सृष्टि की ज्यामिति होगी। ऐसा नहीं कि
केवल एक ही पॉइंट में चीज़ें सन्निहित होगी। हर पॉइंट में अरबों खरबों महत परमाणु है और उनकी कनेक्टिविटी बस सृष्टि वेक्टर में एक दूसरे से स्पार्क जैसा कनेक्टिविटी हो जा रही होगी और सृष्टि वेक्टर रूप में हो रहा है। यह तो समझ सकते हैं कि महत अर्थात जो विस्तार हो रहा है भौतिकी रूप में देखा जाए तो उसी को हम महत कहते हैं, बुद्धि तत्व कहते हैं विचारों के रूप में। और जब वास्तव में जो दो चीज़ें खंडित होती है, प्रकृति में भी देखें, जब चीज़ें दो भागों में खंडित होती है तभी उसके निर्णय पर पहुंचते हैं। हमारी स्थूल बुद्धि, यह स्थूल मस्तिष्क है, जब दर्शन महत तत्व कहता है, बुद्धि तत्व कहता है, तो इस स्थूल मस्तिष्क को बुद्धि महत तत्व नहीं कहता है, वह इसकी सबसे अंतिम अवस्था जो अंतिम व्यक्त स्वरूप है उसको कह रहा है। तो लेकिन इस स्थूल बुद्धि को भी हम दो भागों में बटा हुआ देखते हैं, क्योंकि वास्तव में दो भागों में किसी चीज़ का विचार करते हुए खंडन करते हैं आप, तभी निश्चय तक पहुंचते हैं कि यह कैसा है। तो विचार के फॉर्म में भी दो भागों में खंडन करते हैं। एक जज निर्णय करता है कि न्याय के रूप में क्या सही है क्या गलत, तो वो भी दो भागों में दोनों पहलुओं को सुनते हुए तभी निश्चय तक पहुंचता है। हमारी बुद्धि भी हर चीज़ को लाभ हानि, छोटा बड़ा पाप पुण्य के रूप में देखते हुए निर्णय करती है कि यह क्या है और कैसा है, कैसा होना चाहिए। प्रकृति में भी देखें तो बीज दो भागों में खंडित होते हुए अपने आप को व्यक्त कर रही है। तो ये बुद्धिक संरचना स्थूल दो भागों में देख लें तो, या विस्तार के रूप में देख लें, या नौ की ज्यामिति की यह बीज रूपी संरचना देख लें, तो हर आयाम से हम देखते हैं कि भारतीय दर्शन और सांख्य दर्शन में जिस तरीके से बताया गया सृष्टि की उत्पत्ति के क्रमिक स्वरूप को, उसको बहुत आयाम से अलग अलग तरीके से समझा जा सकता है। इसको पौराणिक प्रक्रिया में ब्रह्मा जी के द्वारा दर्शाया गया। ब्रह्मा जी जो सृष्टि की उत्पत्ति करता है तो हमेशा आपको स्पेस में मिलेंगे, स्पेस जहाँ हमेशा चीज़ों का विस्तार होता है। और ब्रह्मा जी का सिर देखेंगे तो उन ब्रह्मा जी का सिर 5 कहा गया है पुराणों में, और ऊपर का जो सिर कहा गया वो शिवत्व के हाथ में है, मतलब शिव जी ने उसको ले लिया था। गए हैं महत्त्व के देवता है, महत ब्रह्म रूप भी कई जगह दर्शन उपनिषदों में कहा गया है। तो इस प्रकार से हम देखें कि इस पौराणिक प्रक्रिया ब्रह्मा जी के द्वारा इस महत और बुद्धि तत्व को समझाने की प्रक्रिया की गई। तो इवोल्यूशन के द्वारा समझ सकते हैं, यानी कि सृष्टि में जो बुद्धि है, यानी हर कण में, हर एटम में जो बुद्धि तत्व है, और हमारे अंदर जो बुद्धि तत्व है, एक वनस्पति में जो बुद्धि तत्व है, अन्य जीव में जो बुद्धि तत्व है, तो उसमें अंतर क्या है, यह प्रश्न उठ सकता है। देखिए, अंतर यह है कि यह जो कण में है बुद्धि तत्व, वह बस तमो स्टेट में है, यानी वह विस्तार कर रहा है, फैल रहा है, बस इतना ही वो कार्य कर रहा है। लेकिन जितना ही बुद्धि की स्थिति तमो से रजो, रजो से सत्व की तरफ बढ़ती है, वह एक विकास के रूप में, जीवित विकास के रूप में दिखती है, और यहीं से इवोल्यूशन की प्रक्रिया शुरू होती है। इवोल्यूशन के विकास के आधार पर हम चर्चा करेंगे, जीव विकास के आधार पर चर्चा करेंगे कि बुद्धि का तमो से रजो सत्व कैसे जा रहा है, क्यों जा रहा है, उसके और क्या आयाम प्रकट होते हैं। अभी इवोल्यूशन थ्योरी पर लिख रहे हैं, तो इस पर बाद में चर्चा करते रहेंगे। तो महत्त्व की प्रक्रिया को हम इवोल्यूशन के रूप में, मनोविज्ञान के बुद्धि विचार के रूप में, भौतिक के रूप में, विस्तार के रूप में देख सकते हैं, पौराणिक परंपरा में ब्रह्मा के रूप में देख सकते हैं, गणितीय रूपी 9 अंक की संरचना को, इस प्रकृति की ज्यामिति जो व्यक्त हो रही है अंकुरित रूप में एक बीज के, तो उस रूप में भी देख सकते हैं। जीव का भी जो हमारी शुक्राणु के रूप में कह लें, जहाँ से बीज शुरुआत होती है, या प्रथम मास का जो एक स्वरूप है, वह भी ऐसा ही लगभग होता है। तो कई तरीके हैं एक ही तत्व को, एक ही प्रक्रिया को समझने के। अलग अलग तरीके से उसके शब्दकोश अलग हो जाते हैं, क्योंकि उसके शब्दकोश अलग इसलिए होते हैं क्योंकि उसके मायने के स्तर अलग है, दिशा अलग है, और उद्देश्य भी अलग होते हैं। तो इसलिए एक महत्त्व को हम अलग अलग तरीके से एंगल से समझ सकते हैं, जिससे हमें महत्त्व, सृष्टि का प्रथम तत्व है, इसको रटने के बजाय यह हमारे अनुभव में आ सके और गहरे सरल समझ में आ सकते, जिससे हम आसानी से आज की युवा पीढ़ी को समझा सकते हैं। इसी तरीके से महत्त्व के बाद अहम तत्व का निर्माण होता है, जो तमोगुण प्रधान से है। तो इन आगे एक एक तत्वों के इसी तरीके से कई आयाम तरीके से समझने का प्रयत्न करेंगे। हम प्रयत्न करेंगे प्रत्येक तत्व महाभूत को कई तरीकों से समझने के, भौतिकी विज्ञान के तरीके से, जीव के विचार के तरीके से, उनके मानसिक विश्लेषण पर, गणित की ज्यामितीय दृष्टिकोण से समझने का प्रयत्न करेंगे। बहुत सारे तरीके एक पहलू को समझने का रहा है, और पौराणिक परंपरा में किस तरीके से उस चीज़ों को समझाने का प्रयत्न किया गया, चित्रों कहानियों के द्वारा उन दर्शनों की व्याख्या दी गई। तो अलग अलग आयाम से समझने से हमारी स्पष्टता और बेहतर बनती है अपने शास्त्रों दर्शनों को लेकर, और उसकी समझ बेहतर होती है, तो हम आज की युवा पीढ़ी में अच्छे से और उसको रख पाते हैं। इसी तरीके से धीरे धीरे समझने का प्रयत्न करते रहेंगे। एक एक तत्व, एक एक महाभूत सृष्टि की उत्पत्ति के रहस्य को सुलझाते रहेंगे, अलग अलग दार्शनिक परिप्रेक्ष्य के द्वारा, अलग अलग ज्ञान के द्वारा, अलग अलग विचार के द्वारा, विवेक के द्वारा। तक जय हिंद, जय भारत।